तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ज्योग्राफी को, और इंडिया ज्योग्राफी के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों का यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास में हम इंडिया ज्योग्राफी के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो उन 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल से यहां पर समझने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल से यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अब हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आज के इस सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के थ्रू हम उनका डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे। और यहाँ पर हम जो ये क्वेश्चन लेने वाले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, साथ ही साथ जिनके आगामी ये जो जून 2024 वाला एग्जाम है इसमें रिपीट होने की पूरी 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 संभावना है। ठीक है, तो ओवरऑल आज का ये जो सेशन है वो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो हर हाल में जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। यहां पर हम रिवीजन करने वाले हैं इंडिया ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण टॉपिकों का, और ये जो 20 महत्वपूर्ण टॉपिक है इनको हम 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के माध्यम से हम इसको कवर करेंगे। तो सभी के सभी बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ जाएं, पूरा डेडिकेशन बना ले और एक नोटबुक ले लो अपने साथ ताकि आप उसमें उन सभी चीजों को नोट करते रहो जो आपको नहीं आता है और जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा जिससे आपको ये क्लास दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। अदरवाइज जब दोबारा देखोगे तो आपका फिर से दोबारा टाइम खराब होगा। ठीक है, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर केवल और केवल पहली बार देखने को मिलेगी जहां पर इतने बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन करवाया जाएगा, वो भी इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर। भाई दिसंबर 2014 में एक क्वेश्चन बना था कि पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, मतलब पीर पंजाल जो पर्वत है वो कौन सी श्रेणी, जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कौन से हिमालय के भाग में स्थित है। ठीक है ना भाई, आपने हिमालय के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ा होगा कि जो हिमालय पर्वत है जब उसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं तो वहां पर पता चलता है कि एक बाह्य हिमालय जिसको, ठीक है, एक ट्रांस हिमालय, एक मध्य हिमालय है, एक वृद्ध हिमालय है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, तो पीर पंजाल कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो वो मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन चारों की चारों श्रेणियों के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन चारों हिमालयों में कौन कौन सी श्रेणियां अवस्थित हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर वृद्ध हिमालय के बारे में, जिसको हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो पर्वत, प्रमुख जो पर्वत है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, वृद्ध हिमालय का जो सबसे मुख्य पर्वत है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसकी आपको ऊंचाई भी याद होनी चाहिए, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरे नंबर पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो सॉरी कितनी ऊंचाई है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा मकालू पर्वत है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेट है और नामचा बरवा है। ठीक है, ये वो सभी पर्वत है जो कहां पर स्थित है, वृद्ध हिमालय में स्थित है या सर्वोच्च हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया और नामचा बरवा हो गया। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं लघु हिमालय के बारे में कि लघु हिमालय में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। लघु हिमालय में पीर पंजाल है, जो कि पीर पंजाल कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर है, धौलाधर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। नागा है, टीबा है, तो नागा टीबा श्रेणी है। इसके अलावा काल श्रेणी है, मसूरी श्रेणी है, ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी कहां पर है, नेपाल में है। आप इनको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कह देते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कह देते हैं। नागा टीबा काल श्रेणी मसूरी उत्तराखंड में और महाभारत श्रेणी नेपाल में है। ठीक है, जो लघु हिमालय वो इन समस्त पर्वतों से मिलकर बना हुआ है, हम ये कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पीर पंजाल है, धौलाधर है, महाभारत है, नागा टीबा है,
इसके अलावा काल श्रेणी है और मसूरी है, ये सभी के सभी किस में है, लघु हिमालय में। यहां से क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहां पर है, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि ये पर्वत श्रेणियां कहां कहां पर है, कौन कौन से राज्य में है, ठीक है। उसके बाद हम शिवालिक हिमालय के जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है जम्मू की पहाड़ी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दाफला, गिरी, अबोर, मिसमी, ये जो पर्वत है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये कौन से हिमालय के भाग है, तो ये शिवालिक हिमालय के भाग है, ठीक है। उसके बाद ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम आ जाता है, कैलाश आ जाती है, झांसकर आ जाती है और लद्दाख आ जाती है। ये 4 प्रमुख पर्वत है जो ट्रांस हिमालय के हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि ट्रांस हिमालय, शिवालिक, ये वृद्ध हिमालय है कहाँ पर। भाई जैसे ये हमारा भारत का मानचित्र हम इस तरीके से बनाते हैं कुछ, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये मानचित्र बनता है भारत का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब हिमालय पर्वत को टोटली 4 लेयरों में डिवाइड कर दिया। कितनी लेयरों में डिवाइड कर दिया, 4 लेयरों में डिवाइड कर दिया। जो ऊपर का भाग इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। ऊपर के भाग को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके जो नीचे का भाग उसको हम वृद्ध हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसके जो नीचे का भाग है उसको मध्य हिमालय कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे का जो भाग है उसको लघु हिमालय कहते हैं, वो सॉरी शिवालिक कहते हैं, या फिर बाह्य हिमालय कहते हैं, ठीक है। जो मध्य हिमालय इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कई बार हो सकता है कि क्वेश्चनों को इस क्रम में व्यवस्थित करवा ले, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है ये मैं आपको ऑलमोस्ट अभी बता दिया हूं, वो भी मैंने स्टेट वाइज तरीके से बता दिया। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन कब आया हुआ है, दिसंबर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और ये इसके बाद बहुत सारी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर भारत के जो प्रमुख पठार हैं वो लिख दिए, और यहाँ पर राज्य लिख दिए कि ये पठार कौन कौन से राज्य में। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मैच करना है कि भंडेर का पठार, रांची का पठार, बस्तर का पठार, शिल्लांग का पठार, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और मेघालय। यहाँ पर इनको आपको क्रॉस मैच करना है कि ये पठार कौन कौन से राज्यों में फैले हुए हैं। तो अब हमें एक बार इनको अच्छे तरीके से सभी को पढ़ते हैं कि ये जो पठार है वो किस तरीके से और कौन से राज्य में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं राजमहल की पहाड़ियां। तो ये जो राजमहल की पहाड़ियां वो कहां पर है, झारखंड में है, ठीक है। शिल्लांग का जो पठार है वो कहां पर है, मेघालय में है। सतपुड़ा जो पर्वत है वो कहां पर है, तो सतपुड़ा का जो पर्वत वो गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, इन 3 राज्यों में फैला हुआ है। बालाघाट की पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी है, गौलीगढ़ पहाड़ी है, ये सभी के सभी कहां पर है, महाराष्ट्र में है। दंडकारण्य जो पठार है वो कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है और ओडिशा में है, ठीक है। बस्तर का जो पठार है वो कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड में पश्चिमी बंगाल में है। मेघालय का जो पठार है वो मेघालय में है, और बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो यहां पर हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है राजमहल की पहाड़ियां जो कि झारखंड में है, शिल्लांग का पठार जो कि कहां पर है, मेघालय में है। सतपुड़ा पर्वत जो कि कहां पर है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। बालाघाट, अजंता, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके अलावा दंडकारण्य पठार कहां पर है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बस्तर का जो पठार है वो कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छोटा नागपुर का जो पठार वो कहां पर है, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में है। मेघालय का पठार कहां पर है, मेघालय में है, ठीक है। और बघेलखंड का जो पठार वो कहां पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस किया टोटल 9 पठारों के बारे में, और वो कौन कौन से राज्यों में फैले हुए हमने यहाँ पर ये भी अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 9 के 9 पठार कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। हमने जब इंडिया ज्योग्राफी को अपने पेड बैच में पढ़ा है तो भाई लोगों इनको हमने बहुत ही डिटेल से समझा है, ठीक है। मैप के माध्यम से समझा है, इंडिया का मानचित्र बनाकर उसमें हमने इनको लोकेट किया है कि कौन सा कहां पर है, कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। साथ साथ हमने अपने पेड बैच में इनका तुलनात्मक तरीके से भी अध्ययन किया है। तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करने का मतलब है कि हम कंफ्यूज नहीं हो। जैसे ये हमारा एक तुलनात्मक अध्ययन हो गया कि हमने सभी को एक टेबल बनाकर लिख दिया। यहाँ पर मैंने टेबल नहीं बनाया, और ये ध्यान रखना ये मेरी खुद की लिखी हुई बुक है, प्रीवियस ईयर पेपर की, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर की हमने बुक लिख रखी है, और जिसमें हमने
जून 2010 से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी पेपरों को टोटली कुल मिलाकर 190 चैप्टरों में शामिल कर रखा है। ठीक है, तो आपने यदि ये किताब नहीं खरीदी है तो प्यारे साथियों ये किताब खरीद लो, ये उसी किताब की क्या व्याख्या है। ठीक है, जल्द ही इस किताब का नया एडिशन आने वाला है, लगभग सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो चाहो तो आप तब ले लेना, चाहो तो आप अब ले सकते हो। थोड़ा बहुत जो चेंज होगा वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा यदि आप इस किताब को अब लेते हो तो। ठीक है ना, तो हमारा जो इंडिया ज्योग्राफी का जो हमने जो ज्योग्राफी का पेड बैच चलाया था वहां पर हमने इन सभी को तुलनात्मक तरीके से पढ़ा है ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ठीक है, हमने अभी तक केवल ये याद किया होगा कि कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में कौन से हैं, उत्तराखंड में कौन से हैं, सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है, बनिहाल जोड़ता है या बोमडीला जोड़ता है या चंगला दर्रा जोड़ता है या अदिल दर्रा जोड़ता है। नवंबर 2017 में ये क्वेश्चन है जो मैंने उठाया और ये लगभग कम से कम अब तक 4-5 बार बन चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, दर्रों से रिलेटेड प्यारे साथियों आप पुराने पेपर उठा के देख लो, हर बार एक क्वेश्चन बना है, तो इनको हमें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम काराकोरम दर्रा के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत का ये सबसे ऊंचा दर्रा है, पहला पॉइंट, भारत का ये सबसे ऊंचा दर्रा है। यह दर्रा काराकोरम की पहाड़ियों पर स्थित है। जो काराकोरम दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो कि कहां पर है, काराकोरम की पहाड़ियों पर स्थित है। अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि काराकोरम की जो पहाड़ी है वो कौन से हिमालय में है, तो वो ट्रांस हिमालय में है। उसके बाद जोजिला दर्रा, भाई जम्मू कश्मीर की जो जास्कर श्रेणी है ना उसमें ये दर्रा अवस्थित है। जो जोजिला दर्रा है इसको जोरजिला दर्रा भी कह देते हैं, ध्यान रखना, जोजिला दर्रा भी कह देते हैं, इसको जोरजिला दर्रा भी कह देते हैं। ये जम्मू कश्मीर की जो जास्कर श्रेणी है उसमें स्थित है। सिंधु नदी द्वारा इस दर्रे का निर्माण किया गया है। यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब ये जो जोरजिला दर्रा है ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में है। सिंधु नदी के द्वारा इस दर्रे का निर्माण किया गया है। ये जो दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद हम बुर्जिल दर्रे के बारे में डिस्कस करते हैं। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ठीक है, यह दर्रा कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है और कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ने का काम करता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पीर पंजाल, उसके बाद हम बनिहाल दर्रे के बारे में डिस्कस करते हैं। बनिहाल दर्रा है जो पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जवार सुरंग है जो इसी दर्रे में अवस्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो बनिहाल दर्रा है वो कहां पर है, तो बनिहाल दर्रा प्यारे साथियों पीर पंजाल श्रेणियों में अवस्थित है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। और जो जवाहर सुरंग है ना वो कहां पर है, बनिहाल दर्रे में है। अब तक लगभग 7-8 बार क्वेश्चन बन चुका होगा कि जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में अवस्थित है, तो वो बनिहाल दर्रे में है। उसके बाद शिपकिला दर्रे के बारे में डिस्कस करें। भाई ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की जो जास्कर श्रेणी है उसमें अवस्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है और भारत की व्यापार पोस्ट स्थित है यहाँ पर। ठीक है, भारत की जो व्यापार पोस्ट है वो शिपकिला दर्रे के ऊपर ही अवस्थित है। उसके बाद हम रोहतांग दर्रे के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो रोहतांग दर्रा है वो कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश की जो पीर पंजाल श्रेणी है उसमें ये रोहतांग दर्रा अवस्थित है। देखो इसमें आपको कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक देखने को मिलेंगी। इन टाइपिंग मिस्टेकों को हम इस करेक्शन में बिल्कुल ठीक कर चुके हैं, तो अब आपको जो किताब मिलेगी वो बिल्कुल 100% करेक्शन की हुई मिलेगी। उसमें किसी तरीके के आपको ये एरर नहीं देखने को मिलेंगे। यदि किताब लेना चाहते हो तो अभी तुरंत व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरे आपके पास होंगे, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 7891350470 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अब 12 लाचाला दर्रे के बारे में डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो जास्कर पहाड़ियां हैं यहाँ पर यह दर्रा अवस्थित है जो कि लेह को मंडी से जोड़ने का काम करता है। माना दर्रा, यह उत्तराखंड की जास्कर श्रेणी में है। यह भारत एवं चीन की सीमा के ऊपर अवस्थित है। नीति दर्रा, यह उत्तराखंड व चीन की सीमा के ऊपर स्थित है। लिपुलेख दर्रा, ठीक है, लिपुलेख दर्रा यह उत्तराखंड व तिब्बत की सीमा के ऊपर अवस्थित है। नाथुला दर्रा भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध, यह चुंबा नदी इसी दर्रे से गुजर बहती है।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि जो नाथुला दर्रा है, भारत और चीन युद्ध में सामरिक महत्व के लिए ये दर्रा बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और जो चुंबा नदी है वो कौन से दर्रे से गुजरती है, तो चुंबा नदी है जो नाथुला दर्रे से गुजरती है। जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, इसी दर्रे से त्योंग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। अब ये जो बोमडिला दर्रा है ये कहाँ पर है प्यारे साथियों, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तुआंग घाटी से तिब्बत को जोड़ता है ये दर्रा। ठीक है, तो जो बोमडिला दर्रा है ये किसको जोड़ता है, तुआंग घाटी को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। यांगपांग दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो इसी दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो जो यांगपांग दर्रा है वो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी है जो इसी दर्रे के माध्यम से हमारे भारत में प्रवेश करती है। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए सभी के सभी कैंडिडेटों को। ठीक है, तो यहां पर आपके कई कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे एक साथ, कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे एक साथ। ठीक है, और ध्यान रखना प्यारे साथियों, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे इस बात को लेकर कि यहां से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे ना, और जब आप एग्जाम देकर बाहर आओगे तब पता चलेगा कि केवल इस क्लास से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये क्लास में लाइव इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वहां पर हमारा टाइम ज्यादा खराब होता है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर उसका आप आंसर दोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं लिया इस वाली को, अदरवाइज मैं लाइव लेने का प्लान बना रहा था पहले। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं भारतीय तट के निम्नलिखित भाग में कौन सा तट ऐसा संयुक्त तट है जो अधोगामी व ऊर्ध्वगामी दोनों के परिमाण प्रदर्शित करता है। तो जो कोरोमंडल तट है इसमें हमें ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। भाई जो उत्कल तट है वो कहाँ पर है, उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल तट कहते हैं। ठीक है भाई, जो ओडिशा का पूर्वी तटीय मैदान है उसको हम क्या कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। ठीक है, जो उत्तरी सरकार तट है ये उड़ीसा के उत्कल तट और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो ये दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इन दोनों के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो वो है बोमडिला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अभी अभी मैंने व्याख्या में पढ़ाया था, फिर एक बार रिवीजन करवा देता हूं। बनियाहाल दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा है जो जम्मू को कश्मीर नगर से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा है जो कुल्लू केलांग मार्ग इस दर्रे से होकर गुजरता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, जो कुल्लू केलांग मार्ग है ना वो रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है। भारत को चीन से जोड़ने का काम काराकोरम दर्रा करता है। जो बुर्जिल दर्रा है ये कश्मीर घाटी को मध्य एशिया से जोड़ता है। जो जोर्जिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बारालाचाला दर्रा है जो मंडी से लेह को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे डिस्कस करते हैं जो माना नीति लिपुलेख दर्रा है। कौन कौन सा, माना नीति लिपुलेख दर्रा है ये कैलाश घाटी को होते हुए मानसरोवर झील का रास्ता है। ठीक है भाई, यदि आप कैलाश घाटी से होते हुए मानसरोवर झील तक जाना चाहते हो ना तो उसके लिए आपको माना नीति लिपुलेख दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। नाथुला दर्रा है जो चुंबी घाटी में प्रवेश। ठीक है, इसके अलावा जेलेपला दर्रा ये कलीपांग पश्चिमी बंगाल को हलासा तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के लाहासा से जोड़ता है। यांगपांग दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे के माध्यम से कहां पर प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। एक इसके अलावा प्यारे साथियों दर्रा है कौन सा, पगसाद दर्रा। तो ये जो पगसाद दर्रा है ना ये कहां पर, अरुणाचल प्रदेश है जो कि डिब्रूगढ़ को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिब्रूगढ़ कहां पर है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता डिब्रूगढ़ कहां पर है, तो आप बताओ डिब्रूगढ़ कहां पर है। तो जो पगसाद दर्रा है ना वो अरुणाचल प्रदेश में जो कि डिब्रूगढ़ को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पहाड़ियां व उनके राज्यों का नाम लिखा है कि ये पहाड़ियां कहाँ पर अवस्थित है, जैसे मिकिरी की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, खासी पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ी, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, मेघालय। अब इनको आपको क्रॉस मैच करना है। क्या करना है, आपस में क्रॉस मैच करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। इसके अलावा प्यारे साथियों मैं आपको एक चार्ट बना के बता देता हूं कि हमने इस तरीके से कितनी मैराथन कर ली। देखो हमने एक मैराथन किया है जिसमें हमने भारत के जितने भी जनसंख्या के आंकड़े उन सभी को हमने अच्छे से सोल्व किया है। ठीक है, लगभग 2 घंटे का वीडियो है जिसमें हमने
इंडिया की जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी आंकड़े, वो चाहे साक्षरता के हो, चाहे वो लिंगानुपात के हो, चाहे वो जनसंख्या घनत्व के हो, चाहे वो नगरीकरण के हो, उन सभी को 2011 की पॉपुलेशन काउंटिंग के अकॉर्डिंग एक साथ कवर कर लिया। दो हमने वीडियो बनाए किसके ऊपर भाई, ज्योग्राफी के जितने भी सिद्धांत, ज्योग्राफी के जितने भी मॉडल हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, उन सभी को हमने एक साथ कवर किया 2 वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा प्यारे साथियों, हमने एक वीडियो बनाया जिसमें नदी, पवन, हिमानी, भूमिगत जल और सागरीय तरंग, इनके द्वारा जितनी भी टोपोग्राफिया बनती है उन सभी को शामिल किया है, ठीक है। यहां पर हमारी ये टोटली कुल मिलाकर 5वीं मैराथन है। और ये ध्यान रखना प्यारे साथियों, एग्जाम में ये जो मैं मैराथन आपको सोल्व करवाऊंगा ना, यहां से लगभग 50% पेपर बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, नोट करके लिख लेना। आज की क्लास से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको देखते हो या नहीं देखते हो, या फिर ऐसे इग्नोर कर देते हो, वो तो भाई बाद में पता चलेगा जब आप एग्जाम देकर आकर इस क्लास को देखोगे ना, और फिर पता चलेगा कि यहां से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ पहाड़ियों के बारे में, वो कहां पर है। देखो, सबसे पहला जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल की है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन नहीं, ठीक है। कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम है। नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कामेट है। ये टोटल 4 पर्वत जहां कहां पर है, उत्तराखंड में है। नामचा बरवा है जो आसाम में है। मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, ये कहां पर है, ये कहां पर है प्यारे साथियों, नेपाल में है, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं त्रिशूल, नीलकंठ। एक सेकेंड, ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। जो नामचा बरवा पर्वतन वो आसाम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, जिसको मैंने सोल्व करवा दिया कि नामचा बरवा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में है। मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। त्रिशूल है, नीलकंठ कहां पर है, उत्तराखंड में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। धौलाधर है जो हिमाचल प्रदेश में। मसूरी है जो उत्तराखंड में। इसके अलावा हम नाग टिब्बा के बारे में डिस्कस करें तो जो नाग टिब्बा है वो कहां पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। महाभारत जो श्रेणी है वो कहां पर, नेपाल में है। कैलाश पर्वत कहां पर है, तिब्बत में, ठीक है। लद्दाख श्रेणी कहां पर है, लद्दाख में है। काराकोरम श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे डिस्कस करते हैं K2 POK, जास्कर श्रेणी, पंगी श्रेणी, ये सभी की सभी कहां पर है, कश्मीर घाटी में है। नागा श्रेणी कहां पर है, नागालैंड में है। अराकान योमा कहां पर है, म्यांमार में है। गोरा, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी है वो कहां पर है, मेघालय में है। गुरु शिखर है, शेर है, अचलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है, तारागढ़, ये कहां पर है, राजस्थान में है। भारनेर पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। पारसनाथ जो झारखंड में है। कैमूर है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में फैली हुई है। राजपीपला पहाड़ी है जो मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ी है जो मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में। गिर की पहाड़ी गुजरात में है। कुंद्रेमुख कर्नाटक में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। अगस्त्यामलाई केरल व तमिलनाडु में है। कहां पर है, अगस्त्यामलाई केरल व तमिलनाडु में। इसके अलावा हम यदि आगे डिस्कस करते हैं डोडा बेटा के बारे में, तो जो डोडा बेटा है वो तमिलनाडु में है। उटकमंड है जो तमिलनाडु में है। अनाईमुडी है जो केरल में है। राजमहल झारखंड में है। सेवरोई है जो तमिलनाडु में। मिकिरी है जो आसाम में है। सादरी है जो महाराष्ट्र में। नल्ला मलाई है जो आंध्र प्रदेश में है। कार्डमम या इलायची की पहाड़ी केरल में है। पालनी की पहाड़ी है जो तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर हमने उन समस्त पहाड़ियों को शामिल कर लिया जो भारत में है और जो मुख्यतः राज्य में फैली हुई है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो इन सभी को आप 2-3 बार रिपीट कर लेना तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो नामचा बरवा है वो अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में नहीं है, ठीक है। केवल एक मिस्टेक थी जो मैंने आपको बता दी। ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं मिलेंगे, बाई चांस कोई जो मिस्टेक मिलेगी ना उसको मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो नामचा बरवा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल बेझिझक होकर आप इसको याद कर लो। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन बना था कि सिंधु नदी कहां से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश श्रेणी से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, लोकटक झील से निकलती है। तो प्यारे साथियों, अब हम आगे डिस्कस करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं कि कौन सा कहां से निकलती है। देखो प्यारे साथियों, जो सिंधु नदी है ना,
जो सिंधु नदी वो कहां से निकलती है? सिंधु नदी प्यारे साथियों मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। झेलम नदी है जो शेषनाग झील से निकलती है, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी है जो बारालाचा के निकट से निकलती है। रावी नदी है जो रोहतांग दर्रा जो कि कांगड़ा घाटी है वहां से निकलती है। सतलज नदी है जो मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है। व्यास नदी है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। गंगा नदी है जो गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। यमुना नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। रामगंगा नदी है जो नैनीताल के निकट से निकलती है। घाघरा नदी है जो मपसा तुंग से निकलती है। कोसी नदी है जो गोसाई धाम से निकलती है। ठीक है, कोसी नदी कहां से निकलती है? गोसाई धाम से निकलती है। आगे डिस्कस करते हैं बेतवा नदी के बारे में, जो कि भोपाल के पास एक उपदेलागंज है वहां से निकलती है। सोन नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर के पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग से निकलती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत में सांगपो से निकलती है। महानदी है जो सिहाबा के निकट रायपुर से निकलती है। गोदावरी जो नदी है वो नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर के निकट ब्रह्मागिरी से निकलती है। नर्मदा नदी है जो अमरकंटक चोटी से निकलती है। और जो कावेरी नदी है वो केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, तो हमने यहां पर एक ही वीडियो में मतलब एक ही क्वेश्चन में शामिल कर लिया भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल को, कि वो नदियां कहां से निकलती हैं। केवल और केवल हमने एक ही क्वेश्चन में इन सभी को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन बना था कि नदियों का आधुनिक नाम, जैसे सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस, झेलम, और इनका प्राचीन नाम क्या था। ठीक है भाई, ऋग्वेद काल में इन नदियों को किस नाम से जाना जाता था? लोहित है, सिंधु है, वितिस्ता है, सुत्रुदी है। अब आपको यहाँ पर क्रॉस मैच करना है कि ये जो नदियों के आधुनिक नाम थे, इन नदियों के ऋग्वेद में क्या नाम थे, मतलब प्राचीन काल में इन नदियों को किस नाम से जाना जाता था। हमने यहाँ पर इस तरीके से कवर किया है। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके से इसको सीखते हैं और देखते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं प्यारे साथियों, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे और कंफ्यूजन तो आपका साथ के साथ क्लियर हो ही रहा है। अब हम कुछ नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके प्राचीन नामों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों, देखो जो झेलम नदी है ना, इसको ऋग्वेद में किस नाम से जानते थे? वितिस्ता के नाम से जानते थे। चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जानते थे। रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जानते थे। सतलज नदी को शत्रुदी के नाम से जानते थे। व्यास नदी को विपाशा के नाम से जानते थे। गंडक नदी को सदानीरा नदी के नाम से जानते थे। गोमती नदी को गोमल नदी के नाम से जानते थे। और गग्गा नदी को सरस्वती नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये वो प्रमुख नदियां हैं और उनके प्राचीन नाम हैं। ठीक है, झेलम नदी को वितिस्ता, चिनाब नदी को अस्किनी, रावी नदी को पुरुषिणी, सतलज नदी को शत्रुदी, व्यास नदी को विपाशा, गंडक नदी को सदानीरा और गोमती नदी को गोमल और गग्गा नदी को सरस्वती। इन सभी नदियों का आपको नाम पता होना चाहिए कि इनका वर्तमान नाम क्या है और इनको ऋग्वेद काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ नदियों के बारे में और उनकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, जैसे कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी। अब इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि भीमा, तिस्ता, इंद्रावती, चंबल, ये किसकी सहायक नदियां हैं। हमारे नेट जैव के एग्जाम में ध्यान रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता कि कौन सी नदी कौन से किनारे से आकर मिलती है। जैसे सपोज डेट यमुना नदी का दे दिया कि यमुना नदी गंगा के बाएं किनारे से मिलती है, दाएं किनारे से मिलती है। आपको ये नहीं याद करना कि वो कौन से किनारे से मिल रही है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि कौन किसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदी व उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको। ठीक है, तो ये भी आपका कंफ्यूजन केवल एक बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास और सतलज है। ये 5 बड़ी नदियां हैं। ठीक है, जो किसकी प्रमुख सहायक नदी है? सिंधु की है। अब मैं आपको बताता हूं, एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि पंजाब को हम 5 नदियां बहती हैं। ठीक है, पंजाब में 5 नदियां बहती हैं। आपको बताना है कि वो 5 नदियां कौन कौन सी है जो पंजाब में बहती है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वो 5 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो पंजाब में बहती हैं। ठीक है, उन 5 नदियों के बारे में आपको बताना है। गंगा के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जो गंगा नदी है, इसकी सहायक नदी यमुना है, चंबल है, सोन है, दामोदर है, घाघरा है, रामगंगा है, गंडक है।
कोसी है और महाकाली है। यमुना नदी की सहायक नदियों में टॉस है, हिंडन है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। चंबल नदी की जो सहायक है उसमें बनास है, सिंध है, बेतवा है, केन है। सोन नदी है, इसकी सहायक नदियों में कौन सी है? रिहंद नदी आती है। ठीक है। नर्मदा नदी, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो यमुना है, चंबल नदी है ना, ये खुद यमुना की सहायक नदियां हैं, इसलिए जो केन है वो मुख्य रूप से तो किसकी सहायक नदी है? चंबल की है। लेकिन इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये यमुना की सहायक नदी भी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले कि यमुना की कौन से सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब उसने क्या किया, इन 3 नदियों का नाम लिख दिया, एक केन लिख दिया। ठीक है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको वहां पर क्या करना है? केन करना है, क्योंकि यहां से एक बार क्वेश्चन बन चुका है। पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन बना था, यहां से बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने यहां पर केन को यमुना के सहायक नदियों में भी शामिल किया है। ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। भाई सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद, नर्मदा की सहायक नदी है अमरावती है, बूखी है, तवा है, बांगर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में कामेंग है, धनसिरी है, मानस है, तिस्ता है, डिब्रू है, सुबनसिरी है, दिहांग है, बेलसिर है और बूढ़ी है। ठीक है। तो ये वो नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी हैं। अब हम महानदी के बारे में डिस्कस करें तो महानदी की जो सहायक नदी है उसमें शिवनाथ है, हंसदेव है, तेल है और ओंग है। ठीक है। कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करें तो इसमें तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है ये। ठीक है। कोयना है और वेदावती है। कावेरी की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करें तो हिमावती है, भवानी है और काबिनी है। दामोदर की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करें तो बराकर है और कोनार है। तो हमने टोटली कुल मिलाकर 11 नदियों के बारे में डिस्कस किया और उनकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया, केवल और केवल एक ही क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में। तो इनको लेकर सभी का सभी आपका कंफ्यूजन वो क्लियर हो गया होगा, अच्छे से दूर हो गया होगा। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं प्रमुख शहर। ठीक है। और वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन से शहर कौन सी नदी से संबंधित है, ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, पूरा पूरा चांस है क्वेश्चन बनने का, बिल्कुल 100% चांस है। तो अब हम एक बार देखते हैं प्रमुख नदी जो नदियों के किनारे के ऊपर बसे हुए, प्रमुख नगर जो नदियों के किनारे के ऊपर बसे हुए। सबसे पहले नगर, और हम नदी इस तरीके से डिस्कस करेंगे। अयोध्या सरयू नदी पर है, आगरा यमुना नदी पर है, हरिद्वार बद्रीनाथ कन्नौज इलाहाबाद प्रयागराज ये गंगा नदी पर है, नई दिल्ली यमुना नदी पर है, कोलकाता है जो हुगली नदी पर है, अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, मथुरा यमुना नदी पर है, कटक है जो महानदी पर है, डिब्रूगढ़ गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, फिरोजपुर सतलज नदी पर है, हैदराबाद मूसी नदी पर है, जबलपुर नर्मदा नदी पर है, कानपुर गंगा नदी पर है, कोटा है जो चंबल नदी पर है, जौनपुर गोमती नदी पर है, पटना है जो गंगा नदी पर है, श्रीनगर है जो झेलम नदी के ऊपर है। ठीक है। थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। सूरत है जो ताप्ती नदी पर है, सूरत ताप्ती नदी पर है, वाराणसी गंगा नदी पर है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर है, बड़ोदरा है जो विश्वामित्री नदी पर है, औरैया है जो यमुना नदी पर है, बेंगलोर है जो वर्षभावती नदी पर है, फरुखाबाद है जो गंगा नदी पर है, फतेहाबाद गंगा नदी पर है, मंगलोर है जो नेत्रवती नदी पर है, होसपेट है जो तुंगभद्रा नदी पर है, ग्वालियर है जो चंबल नदी पर है, लखनऊ है जो गोमती नदी पर है, गोरखपुर है जो रांची नदी पर है। ठीक है। रांची नदी पर है। कानपुर है जो छावनी नदी पर है, राउरकेला जो ब्राह्मणी नदी पर है, पुणे जो मूथा नदी पर है, चेन्नई है जो अडियार नदी पर है, कोयम्बटूर है जो नोरुयाल नदी पर है, नासिक है जो गोदावरी नदी पर है, उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी पर है। ठीक है। तो ये भारत के तमाम वो शहर थे जो कुछ विशेष नदियों के ऊपर स्थित है, तो उनको हमने यहाँ पर केवल और केवल एक ही क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में कवर कर लिया है। भाई लोगों, जो हमारा ज्योग्राफी का पेड बैच है उसमें हम बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ पर इस किताब में हमने क्या लिख रखा है, बिल्कुल एक साथ करके लिख रखा है, क्योंकि किताब में यदि हम टेबल बनाकर लिखेंगे तो वो किताब बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी। लेकिन जो हम पेड बैच चलाते हैं, ज्योग्राफी का जो पेड बैच है हमारा जरब क्वालिफाई करने के लिए, तो उसमें प्यारे साथियों इन सभी को हम टेबल बनाकर पढ़ते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयार हो जाए। ध्यान रखना, यदि आप सभी के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? गुड न्यूज क्या है कि यदि आप दिसंबर 2024 में हर हाल में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, बिल्कुल 100% जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, आपने पूरा डेडिकेशन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें जरब क्वालिफाई करना है, तो हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। क्या है? ज्योग्राफी का हमने गारंटी बैच शुरू किया है। आप ये ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है ना,
इसको पूरा करने में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करेगा। आपको इस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करवाएगा ये गारंटी बैच कि आप हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर लोगे। और हमारा टारगेट है कि हमें जून 2025 में नहीं बल्कि दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। तो हमने एक ज्योग्राफी का बिल्कुल गारंटी बैच शुरू किया है। ये जो गारंटी बैच वो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू होगा और यहाँ पर हम बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके हम एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप सच में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करना चाहते हो, ठीक है, अपने हर एक कंफ्यूजन को, अपने हर एक डाउट को क्लियर करना चाहते हो, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है, इनके थ्रू आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। और हमारा जो दिसंबर 2024 के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो जेआरएफ का सपना है उसको पूरा करने में ये बैच मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बहुत गजब तरीके से मैं हेल्प करेगा। ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र फीस में आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, ये भी हम यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। इससे कम फीस में इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ नदियों के बारे में, उनके ऊपर कौन कौन से बांध है उसके बारे में, जैसे दामोदर, महानदी, चंबल, सतलज, इनके ऊपर कौन कौन से बांध है, इनको हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं प्यारे साथियों, और मैंने इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लिया। भाई जो श्री सलेम बांध है ना, वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में और कृष्ण नदी पर है। गुजरात, अब गुजरात में उकाई बांध जो ताप्ती नदी पर है। दांतीवाड़ा जो बांध है वो बनास नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी जो बांध वो सतलज नदी पर है। पडोह बांध जो व्यास नदी पर है। जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है वो झेलम नदी पर है। झारखंड में मैथान बांध है जो बराकर नदी पर है। पंचेत बांध है जो दामोदर नदी पर है। कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर है। कृष्ण राज सागर बांध जो कि कहां पर है? कावेरी नदी पर है। केरल में परम्बिकुलम बांध जो कि परम्बिकुलम नदी पर है। इडुक्की बांध जो पेरियार नदी के ऊपर अवस्थित है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध जो कि सोन नदी पर है। गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है। महाराष्ट्र में कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर है। तेलंगाना में निजाम सागर बांध जो कि मंजीरा नदी पर है। ओडिशा में इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पर है। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध जिसको हम गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं जो कि रिहंद नदी पर है। उत्तराखंड में टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है। धौली गंगा बांध जो कि धौली गंगा नदी के ऊपर है। भाई लोगों, यहाँ पर वो समस्त बांध है जो नदियों पर अवस्थित है और जो जिस राज्य में अवस्थित है। तीन यहाँ पर आपके ओवरऑल क्वेश्चन, तीन तरीके के क्वेश्चन क्लियर हो गए कि कौन से बांध कौन सी नदियों पर, कौन से बांध कौन से राज्य में। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर कौन सा बांध कौन से राज्य में है। अब बांधों से रिलेटेड इससे ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भाई क्या करेगा ज्यादा ज्यादा, वो तो राज्य से मैच करवा लेगा या फिर वो नदी से मैच करवा लेगा। दोनों डाउट क्लियर हो गए, एक साथ कंफ्यूज भी क्लियर हो जाएगा जब आप इनको एक साथ कवर करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि काकरापारा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर है? गोदावरी पर है, ताप्ती पर है, महानदी पर है या नर्मदा पर है? बताओ, जो काकरापारा सिंचाई परियोजना है उसका निर्माण कौन सी नदी के ऊपर हुआ है? तो जो काकरापारा सिंचाई परियोजना है ना, ये साथियों ताप्ती नदी के ऊपर है। कहां पर? ताप्ती नदी पर है। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काकरापारा सिंचाई परियोजना ताप्ती नदी के ऊपर है। अब लो प्यारे साथियों, एक साथ आपके बहुत सारे डाउट क्लियर। ठीक है, ये थोड़ी सी फोटो साफ नहीं आ रही तो थोड़ा सा का आप ध्यान लगा के पढ़ना, वैसे समझ में आ रहा है, बिल्कुल साफ नहीं आ रही बाकी। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, अच्छे से दिखेगी। सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये चार राज्य जो इससे लाभान्वित होते हैं। ये जल विद्युत शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई के लिए। ठीक है, तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है इसके द्वारा जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है और इसका उपयोग सिंचाई में भी लिया जाता है। चार राज्य जो इससे लाभान्वित होते हैं। व्यास परियोजना व्यास नदी के ऊपर है, इसके द्वारा जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, इसके द्वारा सिंचाई भी की जाती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान नहर के बारे में। जो राजस्थान नहर है पंजाब में सतलज व्यास के नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, जो राजस्थान नहर है
वो पंजाब में सतलज और व्यास नदी के संगम पर अवस्थित है। ये सिंचाई के लिए बनाई हुई नहर, पंजाब हरियाणा इससे लाभान्वित होते हैं, स्पेशली सबसे ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान में इस नदी को किस में काम लिया जाता है? सिंचाई में काम लिया जाता है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, जो राजस्थान नहर है इसको राजस्थान में सिंचाई के लिए काम लिया जाता है। पंजाब हरियाणा भी इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। जो राजस्थान नहर है पंजाब में सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के ऊपर स्थित है। शक्ति उत्पादन के लिए है, सिंचाई के लिए है और बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए। जो दामोदर घाटी परियोजना है इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, विद्युत का उत्पादन करना, दूसरा बाढ़ को कंट्रोल करना, तीसरा सिंचाई करना। ये इसके 3 सबसे मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों की हम बात करें तो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 3 राज्य जो इससे लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी के ऊपर स्थित है, जो कि ओडिशा में है। ओडिशा क्या होता है? इससे लाभान्वित होता है। ठीक है भाई, जो हीराकुंड बांध परियोजना है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उड़ीसा को मिलता है और इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य शक्ति का उत्पादन करना, मतलब विद्युत का उत्पादन करना, और दूसरा सिंचाई। अब उसके बाद हम चंबल परियोजना के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई, ये जो चंबल परियोजना है ये चंबल नदी के ऊपर है। ठीक है, इसके 2 उद्देश्य हैं, एक तो शक्ति उत्पादन करना मतलब विद्युत का उत्पादन करना, और दूसरा सिंचाई करना। राजस्थान, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी के ऊपर है। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक इससे लाभान्वित होते हैं। सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी के ऊपर है। पश्चिमी बंगाल और बिहार इससे लाभान्वित होते हैं। विद्युत उत्पादन करना और सिंचाई इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। सिंचाई करना और विद्युत उत्पादित करना इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, उसके हम बाद आगे डिस्कस करते हैं कोसी परियोजना के बारे में। जो कोसी परियोजना है कोसी नदी पर है, बिहार नेपाल में इससे लाभान्वित होते हैं। बाढ़ को कंट्रोल करना, सिंचाई करना और विद्युत को उत्पादित करना, ये 3 इसके सबसे मुख्य उद्देश्य हैं। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल इससे लाभान्वित होते हैं। विद्युत उत्पादित करना और सिंचाई करना, ये 2 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं फरक्का परियोजना के बारे में। अब ये जो फरक्का परियोजना है ये गंगा और भागीरथी नदी पर है। ठीक है, शक्ति उत्पादित करना, सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य। वेस्ट बंगाल इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है। ठीक है, काकरापारा परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर है, सिंचाई के लिए इसको काम लिया जाता है। गुजरात इससे लाभान्वित होता है, मतलब गुजरात में सिंचाई में काम आने वाली परियोजना है ये। ठीक है, तवा परियोजना जो कि तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इससे लाभान्वित होते हैं। सिंचाई के लिए इसको काम लिया जाता है। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर है, गुजरात इससे लाभान्वित होता है। शक्ति उत्पादन और सिंचाई के लिए इसको काम लिया जाता है। पोचमपाद परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। सिंचाई के लिए इसको काम लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं मालप्रभा नदी के बारे में। भाई, जो मालप्रभा परियोजना है ये मालप्रभा नदी के ऊपर है, कर्नाटक में ये अवस्थित है। सिंचाई के लिए इसको काम लिया जाता है। माही परियोजना माही नदी के ऊपर है जो कि गुजरात में है और इसको सिंचाई के लिए काम लिया जाता है। ठीक है, जो माही परियोजना है इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सिंचाई के लिए इसको काम लिया जाता है जो कि माही नदी के ऊपर अवस्थित है। तो ये सभी के सभी टोटली कुल मिलाकर 18 परियोजना थी। इसके अलावा आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं महानदी डेल्टा जो परियोजना है वो कौन से राज्य में। तो महानदी डेल्टा परियोजना से लाभान्वित होता है उड़ीसा। उड़ीसा में सिंचाई में काम आती है, महानदी पर अवस्थित है। जो दुर्गापुर बैराज है ये दामोदर नदी पर है। ठीक है, इसके 2 उद्देश्य हैं, पहला सिंचाई करना, दूसरा नौ परिवहन करना। पश्चिमी बंगाल, झारखंड और बिहार, ठीक है, ये 3 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। हरी बांध परियोजना जो कि बिलांगना और भागीरथी नदी पर है, जल विद्युत उत्पादित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, चलो मैं पूछ रहा हूं हीराकुंड बांध, हीराकुंड कहाँ है? ठीक है, कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, जल विद्युत उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य जो कि महाराष्ट्र में है। पीन बांध परियोजना रावी नदी पर है, सिंचाई के लिए इसको काम लिया जाता है जो कि सबसे ज्यादा इससे लाभान्वित पंजाब होता है। पाल परियोजना जो कि कहां पर है? चिनाब नदी के ऊपर है।
ठीक है, पाल परियोजना कहाँ पर, चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर से लाभान्वित होता है सिंचाई के लिए और जल विद्युत उत्पादन के लिए इस नदी को, इस परियोजना को काम लिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है, किस किस उद्देश्य के लिए वो बनाई गई है और उसको, उससे कौन सा राज्य लाभान्वित होता है। यहां से थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। टफ लेवल का क्वेश्चन क्या बनेगा, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे पूछ लिया कि भागीरथी नदी परियोजना किससे संबंधित है, कृष्णा राज सागर परियोजना किससे संबंधित है, ठीक है, या बोल दिया पाल परियोजना। अब लिख दिया कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। उसने पहला कथन दिया कि पाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है जो कि मुख्यतः पेयजल के लिए या जम्मू कश्मीर में पेयजल की आपूर्ति करती है। ठीक है, स्टेटमेंट बना दिया पहला कि पाल परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है जो कि जम्मू कश्मीर में पेयजल की आपूर्ति करती है। अब भाई पेयजल तो इसका उद्देश्य है नहीं, इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई करना और जल विद्युत उत्पादित करना है। अब याद नहीं करोगे तो होगा क्वेश्चन गलत। तो इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, आपका सारा सारा कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। भारत में जीव मंडलीय या अरण्यों की राज्य संघ प्रशासित क्षेत्रवार स्थिति। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में जीव मंडलीय अरण्यों की राज्य या संघ प्रशासित क्षेत्रवार अवस्थिति, जैसे मेघालय नोकरेक, जम्मू कश्मीर में शीत मरुस्थल, ओडिशा में सिमलीपाल है, तमिलनाडु में शेषचलम है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, एक बार आप खुद सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या हो सकता है। भाई लोगों, जेआरएफ चाहते हो ना, आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हो प्यारे साथियों। ये जो गारंटी बैच है ना, ये आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बिल्कुल 100% तरीके से मदद करेगा। हमने गारंटी बैच में टारगेट लिया है कि हमें कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी दिसंबर 2023 में, 24 में सॉरी, और वो भी पहले प्रयास में। किसमें, पहले प्रयास में हमें दिसंबर 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यदि आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप तुरंत, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470, इन पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कवर करते हैं। भाई जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में है। ठीक है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में, मानस आसाम में है, सिमलीपाल है जो ओडिशा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अचनार कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, कचकारण गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्ता मलाई केरल व तमिलनाडु में, और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में अवस्थित है। ठीक है, डिब्रू सेखोवा जो आसाम में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, और पन्ना है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, डिब्रू कहां पर है, सेखोवा, डिब्रू सेखोवा आसाम में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, और पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जब 4-5 बार इस वीडियो को देखोगे, रिवीजन करोगे तो आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो पेड बैच में जुड़े हुए कैंडिडेट है उनको मैंने ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है। भारत का जो पहला सबसे पुराना पक्षी धाम है वो कौन सा, वेदांतंगल है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है भाई, भारत का जो सबसे पहला सबसे पुराना जो पक्षी धाम है वो कौन सा है, वेदांतंगल जो कि तमिलनाडु में है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। भाई आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख पक्षी धाम या पक्षी अभ्यारण्य है उसमें कोलेरू है, पुलिकट है, ठीक है, नीला पऊ है। तो ये टोटली कुल मिलाकर 3 पक्षी अभ्यारण्य जो आंध्र प्रदेश में। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, बिहार में है। गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। गुजरात में कच्छ डेजर्ट, कच्छ वेस्टेड और नल सरोवर, ये 2 पक्षी अभ्यारण्य है। हिमाचल प्रदेश में भंडली वन्य जीव अभ्यारण्य है। कर्नाटक में घाट प्रभा, गुंडवी, रंगा थिट्टू पक्षी बिहार है। महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू कर्नाला मायनी पक्षी अभ्यारण्य है। पंजाब में हरिके झील है। राजस्थान में केवला देवी है और डेजर्ट नेशनल पार्क है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इनको याद कर लेना कौन से राज्य में है, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, अब ये प्राकृतिक उद्यान व वन्यजीव,
ठीक है। अब ये कौन कौन से राज्य में है, तो ये जो प्राकृतिक उद्यान व वन्य जीवन है जो कहाँ पर है भाई, नंदकानन है, काजीरंगा है, ठीक है, बांधवगढ़ है, मेलघाट है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, आसाम है। यहाँ पर आपको क्रॉस मैच करना है कि ये कौन कौन से राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं इनको अच्छे तरीके से। भाई राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्य, तो हम एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं एक साथ सभी को, ताकि कंफ्यूज क्लियर हो जाए। भाई राजस्थान में कौन कौन से हैं, रणथंबोर है, केवला देवी है, गना पक्षी अभ्यारण्य है और सरिस्का है, ठीक है। ये राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है, वन विहार है, रुद्र सागर झील है, बांधवगढ़ है, मागो राष्ट्रीय पार्क है, ये मध्य प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफ राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, नाम दफा भी कह देते हैं इसको कभी कभी, नाम दफा, ठीक है, या नामदाफ भी कह देते हैं, नामदाफ भी कह देते हैं, ठीक है, या नामदफ भी कह देते हैं, ठीक है। हरियाणा में सुल्तानपुर है, उत्तर प्रदेश में दूधवा है, चंद्रप्रभा है, ठीक है, झारखंड में बेतला है, हजारीबाग है, सिक्किम में कंचनजंगा है, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा यदि हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भीतरकनिका है, ठीक है, ओडिशा में भीतरकनिका है, नंदकानन है, चिल्का झील अभ्यारण्य है, मिजोरम में डांफा अभ्यारण्य है, जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है, बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है इससे, लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय पार्क है, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन है, बुक्सा है, जलधारा राष्ट्रीय पार्क है, आसाम में मानस है, काजीरंगा है, डिब्रूगढ़ है, दियांग पटकई राष्ट्रीय पार्क है, आंध्र प्रदेश में बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है, अंडमान निकोबार में शेडिल पिक है, माउंट हेरिट राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय रोहला राष्ट्रीय पार्क है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क है, मरीन है, गल्फ ऑफ कच्छ है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जिम कार्बेट है, फूलों की घाटी है, नंदा देवी है, राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद पाशु विहार है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। ये सारे सारे उत्तराखंड में है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो इसमें कांगेर घाटी है, इंद्रावती है, गुरु घासीदास है। केरल की यदि मैं बात करूँ तो इसमें साइलेंट वैली है, पेरियार है, अन्नामुडाई है, एर्नाकुलम नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुर है, नागरहोल है, ठीक है, कुंद्रेमुख है, तुंगभद्रा है। इसके अलावा प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो नागरहोल है उसको राजीव गांधी भी कहते हैं। गोवा की बात करें तो इसमें सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, और बिहार की बात करें तो इसमें वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए, इन सभी के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। जो अपना पेड बैच है उसमें मैंने इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है, तो पेड बैच कैंडिडेट जो पेड बैच में कैंडिडेट है उन सभी को ये पीडीएफ मिल चुकी होगी, और बाकी अन्य कैंडिडेट भी इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इस पेड बैच के माध्यम से आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है वो पूरा होगा, और आपको इसी तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगी। और अब तो हम ये बुक से ले रहे हैं, आगामी समय में हम इनकी टेबल बनाकर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप किसी तरीके से कभी भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आज की हमारी इस क्लास का हम यहीं पर द एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं अपने जो पेड बैच की क्लासेज है जो रेगुलर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है उनमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।